तो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आप सभी लोगों को मैंने अर्धचालक चैप्टर कल पढ़ाना शुरू किया था। ठीक है, तो अर्धचालक चैप्टर में मैंने आप सभी लोगों को पीएन संधि डायपोल क्या है और ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक अचालक अर्धचालक की व्याख्या, एवलांस भंजन, ठीक है, अवक्षय परत का बनना, बहुत सारी बातों को मैंने आप लोगों को समझा दिया है। पीएन संधि डायपोल का अग्रपनत पार्श्वपनत भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है। आज की जो ये क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इसका कारण ये क्योंकि आज के इस क्लास में आप लोगों को इस चैप्टर का जो बचा हुआ भाग है वो हम पढ़ाने जा रहे हैं, और जो बचा हुआ भाग है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप सभी लोग थोड़ा सा समय दे करके जो भी बातें आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं, क्या बताने जा रहे हैं, पीएन संधि डायपोल का अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में उपयोग और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ आरेख कार्यविधि, ये आपको हम समझाने जा रहे हैं और बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसे बहुत अच्छे से समझिएगा। बोर्ड एग्जाम में आप देख लीजिए, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो हमने हेडिंग लगा दिया है पीएन संधि डायपोल अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में। तो यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को जो समझा रहा हूँ चीजें, इनको समझिए आप। जब आप समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका हम परिपथ आरेख बनाएंगे। मतलब आप सभी लोग हेडिंग लगा सकते हैं संरचना या पीएन संधि डायपोल लिख सकते हैं। हम परिपथ आरेख सबसे पहले यहाँ पर बनाएंगे। क्या होता है परिपथ आरेख, कैसे बनता है? जो देखिए, जो ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक कुंडली होती है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये मैंने बना ली ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली। ठीक है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P1 और P2, ठीक है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P1 व P2 के सिरों के बीच हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती को AC बोलते हैं, AC इनपुट वोल्टेज देते हैं। क्या देते हैं? AC इनपुट वोल्टेज। ध्यान से समझिएगा। संरचना में आपको लिखना है ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों P1 व P2 के बीच प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को लगाया जाता है। और ट्रांसफार्मर की जो आपकी द्वितीय कुंडली होती है, हम लोग सीखने जा रहे हैं कि पीएन संधि डायपोल का उपयोग दृष्टिकारी रूप में कैसे होता है। मतलब पीएन संधि डायपोल की मदद से हम सभी लोग एसी धारा को डीसी धारा में कैसे, एसी वोल्टेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये चीज यहाँ पर आप लोग समझने वाले हैं। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कन्वर्ट करता है ना, यहाँ पर एसी वोल्टेज को हम लोग डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं पीएन संधि डायपोल की मदद से। तो देखिए, यहाँ पर क्या कैसे इसकी परिपथ व्यवस्था समझनी है आपको। समझनी है कि जो आपका ट्रांसफार्मर होता है उसकी प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को लगा दिया जाता है, और ट्रांसफार्मर की जो आपकी द्वितीय कुंडली होती है, ये ट्रांसफार्मर की आपके पास द्वितीय कुंडली है। ट्रांसफार्मर की जो द्वितीय कुंडली के दो सिरे होते हैं, एक सिरा होता है जिसको S1 बोलते हैं और एक सिरा आपका होता है जिसको हम S2 बोलते हैं। अच्छा, इसे S1 S2 क्यों बोलते हैं ये भी आपको बता दें। इसे S1 S2 इसलिए बोलते हैं क्योंकि S फॉर सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, ये सेकेंडरी कॉइल होती है इसलिए इसको S1, और ये उसका दूसरा सिरा होता है इसलिए इसको S2 बोलते हैं। ठीक, अब संरचना में आपको ये चीज लिखना है कि ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के सिरे S1 को जो पीएन संधि डायपोल होता है उसके P सिरे को, है ना, पीएन संधि डायपोल के P सिरे से, और पीएन संधि डायपोल का ये N सिरा होता है, ये जो सीधी लाइन होती है ये पीएन संधि डायपोल का N सिरा होता है। ये संधि डायपोल होता है इसलिए इसको D से लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच हम प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को लगाते हैं, जबकि ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के सिरों S1 को पीएन संधि डायपोल के P सिरे से और पीएन संधि डायपोल के N सिरे को, है ना, और ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल के द्वितीय सिरे को हम लोग क्या करते हैं, लोड रेजिस्टेंस RL के सिरों के बीच जोड़ देते हैं। लोड रेजिस्टेंस मतलब हमको निर्गत वोल्टेज लोड रेजिस्टेंस के बीच ही प्राप्त होता है। यहां पर हमको क्या प्राप्त होता है, डीसी आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होता है। किसके सिरों के बीच? लोड रेजिस्टेंस RL के सिरों के बीच। ठीक है, वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है भाई? यहां से धारा आएगी, प्रतिरोध में जाएगी, प्रतिरोध और धारा का गुणनफल क्या होता है, V बराबर R, वोल्टेज प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस RL के सिरों के बीच हमको डीसी आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होता है। तो आप सभी लोगों को संरचना समझ में आ गई होगी। संरचना में क्या बोलना है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों P1 व P2 के बीच प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को लगाया जाता है, तथा ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के सिरों S1 को पीएन संधि डायपोल के P सिरे से और पीएन संधि डायपोल के N सिरे को लोड रेजिस्टेंस RL के पहले सिरे से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और ट्रांसफार्मर की जो द्वितीय कुंडली का सिरा S2 होता है उसको लोड रेजिस्टेंस RL के दूसरे सिरे से कनेक्ट कर देते हैं, और लोड रेजिस्टेंस RL के सिरों के बीच हमको निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त होता है। बात समझ में आ गई। अब बात आती है इसकी कार्यविधि। बात क्या आती है इसकी
कार्यविधि क्या होती है। मेन चीज है कार्यविधि। मैं आपको एक चीज बता दूं, जब हम लोग क्या करते हैं, जो हम यहाँ पर देखिए, जो हमारा ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, इसके सिरों के बीच जो हम लोगों ने वोल्टेज दिया है वो दिया है प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज। समझ सकते हो, इनपुट जो दिया गया है वो प्रत्यावर्ती वोल्टेज दिया गया है, और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का ऐसा ग्राफ होता है, आप सभी लोगों को पता है। तो हम लोगों ने इनपुट में दिया है एसी इनपुट वोल्टेज, ठीक, तो उसका ग्राफ ऐसे बनता है। अब आउटपुट के रूप में हमको कहां पर मिलेगा, यहां पर लोड रेजिस्टेंस आरएल के सिरों के बीच। तो आउटपुट के रूप में जो चीज हमें मिल रही उसका ग्राफ कैसे बनेगा, उस चीज को हम सभी लोग क्रिया विधि के माध्यम से समझने वाले हैं। ध्यान से समझिए क्या होता है भाई। आप क्रिया विधि में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो हम लोग प्रत्यावर्ती एसी वोल्टेज दे रहे हैं, तो प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के प्रथम अर्धचक्र के दौरान, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा ऐसे से चलती है, तो प्रत्यावर्ती जो निवेशी वोल्टेज है इसका जो प्रथम अर्धचक्र के दौरान पीएन संधि डायोड का पी सिरा धनात्मक और एन सिरा ऋणात्मक होने की वजह से पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत में होता है, मतलब फॉरवर्ड बायस में होता है। और जब पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत में होता है तो परिपथ में धारा बहती है, ठीक है। अर्थात हम सभी लोग एक चीज कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के प्रथम अर्धचक्र के दौरान जो पीएन संधि डायोड होता है उसका पी सिरा मतलब धनात्मक और एन सिरा ऋणात्मक होने की वजह से पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत में होता है, और अग्र अभिनत में होने की वजह से परिपथ में धारा का संचार होता है, धारा बहती है। अर्थात लोड रेजिस्टेंस आरएल के सिरों के बीच हमको निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त होता है, इसलिए ग्राफ में हम सभी लोग एक तरंग दिखाते हैं। उसके बाद प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के द्वितीय अर्धचक्र के दौरान, ऐसे ही आगे आप देखेंगे, उसके बाद प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के द्वितीय अर्धचक्र के दौरान, अब देखिए जो द्वितीय अर्धचक्र होता है ये ऋणात्मक दिशा में होता है, ये धनात्मक दिशा में होता है। तो जब धनात्मक दिशा में पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत पे था, तो जो द्वितीय अर्धचक्र है ऋणात्मक दिशा में, जब इस चक्र की बात करेंगे तो पीएन संधि डायोड जो होगा वो पश्चिम अभिनत में होगा, अर्थात पी सिरे को ऋण सिरा और एन सिरे को धन सिरा माना जाता है, तभी कहा जाता है कि पीएन संधि डायोड जो होता है वो पश्चिम अभिनत में होता है। तो आपको लिखना है कि प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के दूसरे अर्धचक्र के दौरान पीएन संधि डायोड का जो मतलब पीएन संधि डायोड जो होता है वो पश्चिम अभिनत में होता है, रिवर्स बायस में होता है, या हम कह देते हैं उत्क्रम अभिनत में होता है। और इस स्थिति में परिपथ में धारा नहीं बहती है, और जब परिपथ में धारा नहीं बहती, मतलब धारा बहती क्या, बहुत कम धारा बहती है, माइक्रो एम्पियर में बहती है, ठीक है। इस वजह से हमको लोड रेजिस्टेंस आरएल के सिरों के बीच निर्गत दिष्ट वोल्टेज नहीं प्राप्त होता है, इसलिए जो दिष्ट वोल्टेज वाला ग्राफ है उसमें सीधी रेखा में प्राप्त होती है। फिर इसी प्रकार तीसरे अर्धचक्र के दौरान जो संधि डायोड पीएन संधि डायोड होता है वो क्या होता है, अग्र अभिनत में होता है, जिस वजह से परिपथ में धारा बहती है और निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त होता है। अर्थात जो हमको निर्गत वोल्टेज वाला ग्राफ होगा उस पर एक तरंग बना देनी। अब ये तरंग ऐसे ही आपकी देख पा रही है, तरंग आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, क्या हो पा रही कि नहीं हो पा रही, तो आप कहेंगे कि पीएन संधि डायोड के अर्ध तरंग, पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में जब प्रयोग किया जाता है तो निर्गत दिष्ट वोल्टेज जो होता है वो एक हाफ वेव में प्राप्त होता है, मतलब एक अर्ध तरंग के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार ये कहा जाता है कि पीएन संधि डायोड जो होता है वो अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में ऐसे कार्य करता है। बात समझ में कि नहीं समझ में? अब मैं एक बार आप लोगों को और चीजें समझा दे रहा हूं कि आपको अगर कॉपी पर लिखना है तो कॉपी पर उठा लीजिए, मैं बोल रहा हूं आपको यही चीज लिखना है, ये बहुत आसान हो गया। आपको क्या बोलना है कि सबसे पहले आप संरचना हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे क्या, पहले कोई पूछे कि रेक्टिफायर क्या है, दिष्टकारी मतलब पीएन संधि डायोड का दिष्टकारी रूप क्या है, मतलब तो पीएन आप कहेंगे पीएन संधि डायोड जो होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, ठीक है, जिसे हम सभी लोग रेक्टिफायर कहते हैं। तो अब संरचना में आप लिखेंगे कि जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को लगाते हैं, और ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के सिरों S1 को पीएन संधि डायोड के पी सिरे से और एन सिरे को लोड रेजिस्टेंस आरएल के प्रथम सिरे से जोड़ देते हैं। ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के द्वितीय सिरे S2 को लोड रेजिस्टेंस आरएल के द्वितीय सिरे से जोड़ देते हैं, और लोड रेजिस्टेंस आरएल के सिरों के बीच निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त होता है। ये बात आपको संरचना में लिख देनी है, ओके। अच्छा, अब कार्यविधि में आप क्या लिखेंगे, कार्यविधि में लिखेंगे कि प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के प्रथम अर्धचक्र के दौरान पीएन संधि डायोड का पी सिरा धनात्मक
और एन सिरा जो होता है ऋणात्मक होता है, अर्थात पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत में होता है, जिस वजह से परिपथ में धारा बहती है और निर्गत दिष्ट वोल्टेज हमें प्राप्त होता है। जबकि प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के द्वितीय अर्धचक्र के दौरान पीएन संधि डायोड जो होता है वो पश्च अभिनत में होने की वजह से परिपथ में धारा बहुत कम या एकदम नगण्य बहती है, जिस वजह से हमको लोड रेजिस्टेंस आरएल के सिरों के बीच वोल्टेज नहीं प्राप्त होता है। फिर इसी तरीके से प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के अगले आधे चक्र में पीएन संधि डायोड जो होता है वो अग्र अभिनत में होने की वजह से निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त होता है। इस तरीके से आउटपुट के रूप में जो हमको ग्राफ मिलता है, वो आउटपुट के रूप में जो हमें ग्राफ मिलता है वह एक हाफ वेव मिलती है, एक अर्ध तरंग मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पीएन संधि डायोड जो होता है वो अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कार्य करता है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी रूप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिपथ, है ना, या पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। यहाँ लिखा था अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, तो यहाँ पर आपको लिखना है पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। ठीक है, अब संरचना में कुछ चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पर भी जो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली होती है, इसके सिरे P1 व P2 को हम प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज से जोड़ते हैं, और ट्रांसफार्मर की जो द्वितीयक कुंडली होती है उसके सिरे S1 को पीएन संधि डायोड से जोड़ देते हैं। ये डायोड D1 होता है। बस इसमें क्या करते हैं हम लोग, दो डायोड लगा देते हैं। कितने डायोड लगा देते हैं भाई, दो डायोड लगा देते हैं। एक डायोड D1 होता है और दूसरा डायोड D2 होता है। कारण क्या होता है कि जब डायोड D1 निर्गत वोल्टेज प्राप्त मतलब दे, उस स्थिति में पश्च अभिनत में होगा। जब ये पश्च अभिनत में होगा तो वह अग्र अभिनत में होगा, वो अग्र अभिनत में होगा तो ये पश्च अभिनत में होगा। अर्थात हमको निर्गत दिष्ट वोल्टेज पूर्ण तरंग के रूप में प्राप्त होता है। इस तरीके से पीएन संधि डायोड ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में कार्य करता है। अभी शायद आपको कम समझ में आया होगा, लेकिन संरचना में थोड़ा सा हेर फेर है। देखिए, ये जो आपकी द्वितीय कुंडली होता है, इसका जो मध्य बिंदु होता है इसको टी से व्यक्त किया जाता है। इसके मध्य बिंदु को लोड रेजिस्टेंस आरएल के एक सिरे से और लोड रेजिस्टेंस आरएल के दूसरे सिरे को दोनों पीएन संधि डायोड के इन सिरे से हम सभी लोग क्या करते थे भाई, कनेक्ट कर देते हैं। और यहां पर हमें आउटपुट डीसी वोल्टेज, डीसी आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होता है। किसके सिरों के बीच, लोड रेजिस्टेंस आरएल के सिरों के बीच। अब जो मैंने आप सभी लोगों के समक्ष ये फिगर बनाया है, ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में पीएन संधि डायोड का क्या है, परिपथ आरेख है। और संरचना हम इसी को देखते हुए बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हम सभी लोग बोलेंगे कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को लगाया जाता है, और ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली जो सेकेंडरी कॉइल होती है उसके सिरे S1 को डायोड D1 के P सिरे से और द्वितीयक कुंडली के सिरे S2 को डायोड D2 के P सिरे से हम सभी लोग क्या करते हैं भाई, जोड़ देते हैं। दोनों डायोडों के एन सिरे को लोड रेजिस्टेंस आरएल के एक सिरे से कनेक्ट कर देते हैं, और लोड रेजिस्टेंस आरएल के दूसरे सिरे को द्वितीयक कुंडली के मध्य बिंदु टी से जोड़ देते हैं। ठीक है, और हमको लोड रेजिस्टेंस आरएल के सिरों के बीच निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त होता है। कितनी आसान संरचना है। क्या लिखेंगे, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों P1 व P2 के बीच प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को लगाते हैं। ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली के सिरे S1 को पीएन संधि डायोड D1 के P सिरे से और ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली के सिरे S2 को डायोड पीएन संधि डायोड D2 के P सिरे से जोड़ देते हैं। दोनों डायोडों D1 व D2 के एन सिरे को लोड रेजिस्टेंस आरएल के एक सिरे से जोड़ देते हैं, जबकि लोड रेजिस्टेंस आरएल का दूसरे सिरे को द्वितीय ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के मध्य बिंदु से जोड़ दिया जाता है। इस तरीके से पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में परिपथ आरेख आपका बनके तैयार हो जाता है। अब हम सभी लोग क्या करेंगे, यहां पर देखिए हमको आउटपुट के रूप में अर्ध तरंग ना मिलकर के एक पूर्ण तरंग मिलने वाली है, और ये कैसे मिलने वाली है इसको हम सभी लोग कार्यविधि में समझेंगे। ठीक है, यहां पर आउटपुट डीसी वोल्टेज प्राप्त होता है। ध्यान से आप लोग समझिएगा। क्या बोलेंगे, वही चीज, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के प्रथम अर्धचक्र के दौरान डायोड D1 अग्र अभिनत में होता है और डायोड D2 पश्च अभिनत में होता है, जिस वजह से हमको लोड रेजिस्टेंस आरएल के सिरों के बीच निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त होता है। इसलिए मैंने एक तरंग बना दी। उसके बाद प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के द्वितीय अर्धचक्र के दौरान डायोड D2 अग्र अभिनत में, जबकि डायोड D1 क्या होता है,
पश्च अभिनव में होता है। डायोड D2 अग्र अभिनव में होने की वजह से इसकी वजह से परिपथ में धारा बहती है और डायोड D1 की वजह से धारा नहीं बहती है। ठीक है, लेकिन किसी न किसी डायोड की वजह से तो धारा बह रही है। परिपथ में लोड रेजिस्टेंस RL के सिरों की भी निर्गत दिष्ट वोल्टेज तो प्राप्त हो रहा है, अर्थात इस स्थिति में भी हमको निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त होता है। इसी तरीके से प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के अगले अर्धचक्र के दौरान डायोड D1 जो होता है वो अग्र अभिनव में हो जाता है और डायोड D2 पश्च अभिनव में हो जाता है और ये क्रियाकलाप लगातार चलती रहती है और निर्गत दिष्ट वोल्टेज हमको एक पूर्ण तरंग के रूप में प्राप्त होता रहता है। इस तरीके से हम सभी लोग ये कहते हैं कि पीएन संध डायोड आउटपुट के रूप में एक पूर्ण तरंग यहाँ पर इस तरीके से प्राप्त होती है। अर्थात हम ये इस प्रकार कह सकते हैं कि पीएन संध डायोड जो होता है वह एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में कार्य करता है। बात समझ में आ गई, लेकिन एक बार और आपको समझा देते हैं बहुत आसान शब्दों में। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को लगा देते हैं। ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली के सिरों के बीच सिरे S1 को पीएन संध डायोड के P सिरे से और ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली के सिरे S2 को पीएन संध डायोड D2 के P सिरे से जोड़ देते हैं। दोनों डायोड D1 व D2 के N सिरे को लोड रेजिस्टेंस RL के एक सिरे से जोड़ देते हैं और लोड रेजिस्टेंस RL के दूसरे सिरे को ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली के मध्य बिंदु से जोड़ देते हैं और लोड रेजिस्टेंस RL के सिरों के बीच निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त होता है। कार्यविधि में आपको क्या लिखना है कि प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के प्रथम अर्धचक्र के दौरान डायोड D1 अग्र अभिनव में होता है, जबकि उस दौरान डायोड D2 पश्च अभिनव में होता है। डायोड D2 पश्च अभिनव में होने की वजह से धारा का प्रवाह नहीं करता है, जबकि डायोड D1 अग्र अभिनव में होने की वजह से परिपथ में धारा का प्रवाह करता है। इस प्रकार लोड रेजिस्टेंस RL के सिरों के बीच हमको निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त होता है। जबकि प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के द्वितीय अर्धचक्र के दौरान डायोड D2 जो होता है वो अग्र अभिनव में होता है और डायोड D1 पश्च अभिनव में होने की वजह से डायोड D2 की वजह से परिपथ में धारा का प्रवाह होता है और लोड रेजिस्टेंस RL के सिरों के बीच हमको निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त होता है। इस तरीके से अल्टरनेट डायोड D1 व D2 अग्र अभिनव पश्च अभिनव में होने की वजह से लोड रेजिस्टेंस RL के सिरों के बीच लगातार निर्गत दिष्ट वोल्टेज प्राप्त होता रहता है और आउटपुट के रूप में हमको एक पूर्ण तरंग प्राप्त होती है। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि पीएन संध डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में कार्य करता है। बताओ कितना आसान था। इस तरीके से आज ये आपका चैप्टर भी समाप्त होता है। अब आप लोगों को इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल पीएसएल पेपर में पूछे गए हैं वो सब आप लोगों को एक बार सॉल्व करा देंगे। बस इस चैप्टर से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।